आज के डिजिटल युग में जहां इंटरनेट हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, दिव्यांगजनों के लिए वेबसाइट्स तक समान पहुंच सुनिश्चित करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे के मौके पर 91.2 NIVH हेलोदून ने एक ऑनलाइन वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट श्री अमर जैन जी ने हमारे दृष्टि दिव्यांग आरजेस को वेब एक्सेसिबिलिटी और दिव्यांगजनों के लिए इसकी आवश्यकता पर विस्तार से जानकारी दी। तो आप भी वेब एक्सेसिबिलिटी पर इस ऑनलाइन वर्कशॉप में हुई चर्चा को सुनिए जरूर और अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए, क्योंकि एक समावेशी यानी इंक्लूसिव सोसाइटी की नींव ही इस बात से बनती है कि हम अपने साथ साथ सभी के नीड्स को समझकर चल सके और एक दूसरे को सपोर्ट करें। नमस्कार दोस्तों, 91.2 NIVH हेलोदून से आपके साथ मैं हूं आरजे समर। दोस्तों, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे और इस दिन पर आज हम चर्चा करेंगे वेब एक्सेसिबिलिटी के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, श्री अमर जैन जी। दोस्तों, अमर जैन सर एक सफल कॉर्पोरेट लॉयर और वेब एक्सेसिबिलिटी के सर्टिफाइड प्रोफेशनल होने के साथ साथ मिशन एक्सेसिबिलिटी के को फाउंडर भी हैं। दोस्तों, सर के बारे में कुछ कहने का मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस NIVH परिवार में। और ये सर, हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें आपसे बातचीत करने का मौका मिला। काफी पुरानी यादें जुड़ी हैं। 2002-2003 में लक्ष्मीकांत सर हुआ करते थे, गुलाटी साहब हुआ करते थे और काफी बुक्स देहरादून से मुझे याद है मैं लेके जाता था। और मेरा इनफैक्ट जब आप लोगों ने एक ब्रेल रीडिंग राइटिंग कंपटीशन किया था, तब मैं बहुत छोटा था, मैं शायद 5th या 6th में था। तब से देहरादून आना जाना होता रहता था। तो काफी अच्छा लग रहा है वापस सेम इंस्टीट्यूट से और इंस्टीट्यूट के लोगों से जुड़ते हुए। थैंक यू फॉर एक्सेसिबिलिटी के बारे में कुछ जानना चाहूंगा। जी बिल्कुल। मेरा आप सबसे एक सवाल है, आप लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी की अगर परिभाषा अगर आप लोगों से पूछा जाए तो क्या होगा एक्सेसिबिलिटी आपके लिए, क्या मायने रखती है? क्या मायने रखने से पहले इसका क्या मतलब होगा? कैसे आप समझाएंगे किसी को कि एक्सेसिबिलिटी है क्या? सर, एक्सेसिबिलिटी का मतलब है सब कुछ हमारे लिए इजी हो, लेकिन उससे भी पहले हमें समझना जरूरी है कि एक्सेसिबल का मतलब क्या है। लोग एक्सेसिबल का मतलब सिर्फ ऐप से ही समझते हैं, जहां तक मैं जानती हूँ। एक्सेसिबल का मतलब रास्तों से भी होता है, वो जहां पर आप जा रहे हैं वो जगह ठीक है या नहीं, और जो मतलब वहां पर अगर कोई नहीं चल पाता है, फिजिकली किसी को प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सही तरह से रैंप वॉक बने हैं या नहीं, और कोई विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसके लिए वो टाइल्स इस तरह से बनी है कि वो आराम से उसमें चल पाए। तो सर, मुझे लगता है इजी है इसका मतलब, अगर मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो। बिल्कुल। आपका नाम? सर, मेरा नाम आरजे लक्ष्मी है। तो जैसा कि हमारे यहाँ पे साथी जो है आरजे लक्ष्मी, उन्होंने बताया कि एक्सेसिबिलिटी बेसिकली उनके हिसाब से ये मतलब होता है कि हर इंसान अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी चीज को या किसी भी बनाई हुई प्रोडक्ट या सर्विस या बिल्डिंग या एनवायरनमेंट में वो उसको इस्तेमाल कर पाए, राइट? अब इस वर्ड को ही हम तोड़ देते हैं, अगर एक्सेसिबिलिटी वर्ड को ही अगर हम तोड़ दें तो ये दो वर्ड से मिलके बनता है, एक्सेस और एबिलिटी, राइट? यस सर। अब जब हम कुछ बनाते हैं, चाहे हम कोई बिल्डिंग बनाएं, चाहे हम कोई रास्ता बनाएं, चाहे हम कोई वेबसाइट बनाएं, चाहे हम कोई एप्लीकेशन बनाएं, चाहे हम कोई प्रोडक्ट बनाएं, क्या हम यहाँ बैठे हुए ये सोच सकते हैं या ये कल्पना कर सकते हैं कि ब्रह्मांड में कितनी विभिन्न क्षमताओं के लोग या कितने विभिन्न प्रकार के लोग हमारे प्रोडक्ट या सर्विस या एनवायरनमेंट को यूज कर सकते हैं या कर लेंगे, या वो लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस एनवायरनमेंट या प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करने के इच्छुक हो सकते हैं? क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं, हाँ या ना? नहीं कर सकते। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, अगर आपको मेरा प्रोडक्ट या सर्विस यूज करनी है या मेरा रास्ता यूज करना है या मेरा बिल्ट एनवायरनमेंट यूज करना है,
तो कुछ मिनिमम बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे अगर आप मान लीजिए मेरे कमरे में आ रहे हैं तो चप्पल जूते खोल के आइएगा, ठीक है। अगर आप मेरे सॉफ्टवेयर को अपने फोन पे चलाना चाहते हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि ये इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम से नीचे ना हो, उतना हम कर सकते हैं, राइट। लेकिन हम लोगों की क्षमताओं को या लोगों की प्रतिभाओं को या लोगों की डिफिकल्टीज को जरूरी नहीं है कि उन चीजों की कल्पना कर सकें, ठीक है। या कौन सी चीज जो हम बनाते हैं या कौन सा फीचर जो हम बनाते हैं उसका किस तरीके से कहाँ कोई किस सिचुएशन में यूज कर सकता है, ये हम नहीं सोच सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि चाहे किसी इंसान की कोई भी क्षमता हो, कोई भी प्रतिभा हो, वो उस प्रतिभा और क्षमता के बल पे हमारे प्रोडक्ट, सर्विस या हमारे एनवायरनमेंट को यूज कर पाए, राइट। सो irrespective of the ability of the person should be able to access what we create. समझ आया आप सबको? Yes, sir. कुछ सेंस लग रहा है इन बातों में? Yes, sir. तो हम अभी तक हम यही कह रहे हैं कि जो भी हम बनाएं, चाहे सामने वाले की कोई भी क्षमता हो, लेकिन वो उस चीज को यूज कर पाए जो हमने बनाई है। क्योंकि हम बना किस लिए रहे हैं, इसीलिए बना रहे ना कि ताकि उसका यूज हो पाए, वरना हम क्यों बनाते हैं, ठीक है। अब इसको हम थोड़े से दूसरे कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। अब पहले मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा। क्या आप लोगों के पास अपने फोन्स या लैपटॉप्स कुछ है? Yes, sir. अच्छा, आप जिनके पास लैपटॉप यहाँ पे नहीं है उनके पास फोन है? Yes. मोबाइल फोन है। चलिए, उस असाइनमेंट पे आने से पहले एक सवाल और पूछता हूँ आपसे। हमारे शरीर में कितने सेंसेस होते हैं? 5 senses. ठीक है। अब टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में हम कितने सेंसेस यूज कर सकते हैं? Ears. Touch. 5 में से कितने यूज कर सकते हैं? 3? Yes, sir. ठीक है। मतलब अभी भी वो जमाना नहीं आया है कि स्विगी जोमेटो खोल के हम खाना सूंघ ले और हमें ऑर्डर ना करना पड़े, ठीक है। या अभी भी वो जमाना नहीं आया है कि हम आर्चीज गैलरी की वेबसाइट पर जाके फूल सूंघ लें और हम ऑर्डर ना करें, ठीक है। या अभी भी वो जमाना नहीं आया है कि जब हम डिशेस का मेन्यू खोले और हमें टेस्ट पता चल जाए ताकि हम ये डिसाइड कर पाए कि इसे हमें ऑर्डर करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो हम केवल 3 सेंसेस यूज कर सकते हैं। अब इसको हम एक्सेसिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करते हैं, इंक्लूडिंग मी। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनमें से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें या तो कम दिखता है या नहीं दिखता, सही है? Yes, sir. ठीक है। तो अब एक सेंस तो हमारा कम हो गया 3 में से, तो 2 सेंस से हम जो भी वेबसाइट या ऐप या इंफॉर्मेशन जो सामने वाला डाल रहा है, हमको केवल 2 सेंस से यूज करनी है, एक तो टच और दूसरा हियरिंग, ठीक है। तो जब आप कोई इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, जब आप कोई इंफॉर्मेशन डालते हैं, ठीक है, या आप कोई वेब पेज क्रिएट करते हैं या कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि मेरी इंफॉर्मेशन इस तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए कि इंसान चाहे अपने तीनों में से कोई भी सेंस से यूज करना चाहे वो यूज कर सके। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जब हम कोई कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा होता है ना कि अगर कोई गलती होगी तो रेड कलर से, या इंपॉर्टेंट फील्ड होगा तो रेड कलर से मार्क किया जाएगा। पढ़ा है आप लोगों ने? Yes, sir. और कभी कभी ये भी होता है कि फॉर्म सबमिट करने के बाद वो वैलिडेट करता है तो जो गलतियां होती है वो फील्ड हाईलाइट कर दिया जाता है। Yes, sir. होता है। अब कलर तो बीइंग ब्लाइंड हम नहीं देख सकते, जिन्हें नहीं दिखता, बिल्कुल जिन्हें थोड़ा बहुत दिखता है उनकी बात अलग है, पर जिन्हें नहीं दिखता वो नहीं देख सकते। Yes, sir. तो क्या आपने इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि वो हर इंसान अपने हर सेंस से देख पाए, यूज कर पाए? नहीं किया? नो सर। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आप में से कितने लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्राम, व्हाट्सएप यूज करते हैं? यस सर। Yes, sir. अब आप लोग बताइए कि जब आप लोग मैकडोनल्ड्स या डोमिनोज या कहीं भी जाते हैं, कोई भी अच्छी जगह, देहरादून तो वैसे इतनी खूबसूरत जगह है, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं, आपका खुद का कैंपस भी इतना खूबसूरत है। कभी आप लोग पिक्चर खींचते हैं तो आप लोग डालते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी पे? यस सर। डालते हैं सर। डालते हैं ना? यस सर।
अच्छा, क्या आप लोग उस फोटो के साथ जनरली कुछ लिखते हैं? कैप्शन में लिखते हैं सर, जो मतलब जिस चीज की फोटो होती है उसको लिखते हैं सर। वो आप लोग लिखते हैं क्योंकि आप लोग समझदार हैं, पर आपके भाई बहन या कोई भी आपके और दोस्त जिनको डिसेबिलिटी के बारे में नहीं पता, क्या वो लोग लिखते हैं? नहीं सर, नो सर, नहीं लिखते हैं। इमोजी लगा देते हैं। जब कंपनीज अपना एडवर्टाइजमेंट करती हैं किसी प्रोडक्ट और सर्विस का, ठीक है, मान लीजिए कोई परफ्यूम का ऐड आया, वो एंड में क्या करते हैं, वो पिक्चर ही दिखाते हैं ना, लेकिन उस पिक्चर में कुछ लिखा होता है? नहीं सर, उसमें कुछ नहीं। तो क्या वो पिक्चर हम कंज्यूम कर सकते हैं? नहीं नो सर, नहीं कर सकते। अब जो एक और एग्जांपल देते हैं, एक वीडियो बनता है, ठीक है, अभी मैं आपको अपनी डिसेबिलिटी वाले एग्जांपल दे रहा हूं, अब धीरे धीरे मैं आपको दूसरी डिसेबिलिटीज की तरफ लेके जाऊंगा। आप मान लीजिए नए नए सेटल हुए हैं, अभी जॉब लगा है, और अब आप अपना घर चलाना सीख रहे हैं, और आपको कुकिंग रेसिपीज ढूंढनी है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, वीडियो देखेंगे, फलाने ने वीडियो डाला है कि चाय कैसे बनाते हैं, उस वीडियो को खोलेंगे और आपको पता चलेगा कि वीडियो में दिख तो सब रहा है, लेकिन म्यूजिक बहुत शानदार कोई ऑडियो म्यूजिक डाला हुआ है, जैसे वो हार्मनी वाला या 1942 लव स्टोरी का कोई म्यूजिक डाल दिया। तो क्या वो वीडियो आपको समझ आएगा? नहीं सर, नहीं आएगा। अब इसी एग्जाम्पल को उल्टा करते हैं। मान लीजिए कि आपने कुछ क्रिएट किया जिसमें ऑडियो डायलॉग्स हैं, ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, और वीडियो पे केवल बस लिप मूवमेंट दिख रहा है या पिक्चर दिख रही है, तो जो इंसान सुन नहीं सकता, क्या उनको वो चीज समझ आएगी? नहीं आएगी ना। नहीं, अगर कोई रीजन है तो बताइएगा, मतलब हम ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो आपको वैसे ही बोलना है। कहीं अगर आपको लगता है मैं कुछ गलत पूछ रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग बताइए, ताकि हम डिस्कस कर सकें, ठीक है। तो जो हियरिंग इम्पेयर्ड होंगे या जो स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड होंगे, उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विजुअल्स दिखाने पड़ेंगे, विजुअल्स दिखाने पड़ेंगे, प्लस जो चीज ऑडियो में सुना रहे हैं हम लोग, उसको अब हम किस फॉर्म में दिखा सकते हैं? टेक्स्ट फॉर्मेट दिखा सकते हैं। अब वो कैसे हो सकता है? एक तो हो सकता है कैप्शंस की मदद से। आप लोग कैप्शंस के बारे में सुना है? सर। अब विजुअली मैं आपको बता देता हूँ कैप्शंस क्या होता है। विजुअली होता ये है कैप्शंस में कि मान लीजिए एक पूरा वीडियो चल रहा है, ठीक है, खूबसूरत सा वीडियो चल रहा है, उसके साइड में, मतलब राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब इसका भी प्लेसमेंट होता है, उसके साइड में एक छोटा सा बॉक्स बना होता है जिसके अंदर वो टेक्स्ट दिख रही होती है, जो भी वो डायलॉग्स आ रहे होते हैं। यस सर। अब कैप्शंस और सबटाइटल्स में एक फर्क होता है। सबटाइटल्स और कैप्शंस दोनों पता है आपको? किसी को नहीं पता तो बोल सकते हैं। बताइए सर, यूट्यूब पे वो सबटाइटल होता है ना? हाँ, यूट्यूब पे सबटाइटल और कैप्शन के बीच में फर्क पता है आपको? देखिए, आप बता दीजिए। मैं बताता हूँ। आप बता दीजिए। सबटाइटल में क्या होता है? सबटाइटल में केवल डायलॉग का टेक्स्ट फॉर्मेट में ट्रांसलेशन आता है या कन्वर्जन आता है, केवल डायलॉग का। लेकिन जो बंदा हियरिंग इम्पेयर्ड है, उसको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये डायलॉग बोला किसने, स्पीकर कौन है इसका, राइट? या बीच में अगर तालियां बज रही है या हंस रहा है कोई, तो उसको ये भी तो पता होना चाहिए कि अब लोग हंस रहे हैं, है ना, या अब तालियां बज रही है। यस सर। तो जो वो चीजें होती है वो कन्वे की जाती है कैप्शंस की मदद से। सबटाइटल्स में केवल डायलॉग का टेक्स्ट आता है और कैप्शंस में स्पीकर आइडेंटिफिकेशन की कौन बोल रहा है, ताली बजने की साउंड, या और जो भी एक्स्ट्रा चीजें जो ऑडियो फॉर्म में कन्वे कर रहे हैं। सी अगेन, यहाँ पे हमें प्रिंसिपल क्या अप्लाई कर रहे हैं? जो मैं सुन पा रहा हूं वो उस इंसान तक भी पहुंचना चाहिए जो नहीं सुन सकता, ठीक है? यस सर। और उसको पहुंचाने का हमारे पास तरीका है कैप्शंस या फिर टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट के बारे में पता है आपको? सर वो स्टेनो में होता है ना, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, वो अलग चीज हो गई। ट्रांसक्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब पता है? सिंपल। यस सर। हाँ जी सर, होता है। कुछ भी लाइनें लिखी हुई, राइट? अब ट्रांसक्रिप्ट क्या होगी? जो भी ऑडियो वीडियो में बोला जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उसका एज इट इज टेक्स्ट में अनुवाद। फॉर एग्जाम्पल, अमर सेज दिस, चेतना मैम सेज दिस, मुकुल सर सेज दिस, ठीक है, लक्ष्मी सेज दिस। तो वो पूरा एज इट इज ट्रांसक्रिप्ट टेक्स्ट में आ रहा है। तो अगर अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, मान लीजिए किसी के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, वो ऑडियो वीडियो नहीं देख सकता क्योंकि उसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी पुअर है,
तो वो ट्रांसक्रिप्ट तो पढ़ सकता है, यस सर, राइट? यस सर। और जो लोग सुन नहीं सकते और जो देख नहीं सकते, जो डेफ ब्लाइंड होते हैं, जो ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, या ना बोल सकते हैं ना देख सकते हैं, ठीक है, वो ब्रेल रिफ्रेशेबल डिस्प्ले के बारे में पता ही होगा आप लोगों को, यस यस सर, है ना? उसके माध्यम से वो पढ़ तो सकते हैं, करेक्ट? यस सर। अब यहाँ पे गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, आप लोग सब 18+ हैं, यस सर। ठीक है। एक बहुत सेंसिटिव सवाल पूछता हूं मैं आपसे, और मेरा इंटेंशन केवल ये सब पूछने का और ये सब बताने का यही कि आपको एक्सेसिबिलिटी का पहले मतलब समझ आए। आई विल फर्स्ट गिव यू एन असाइनमेंट। All right. Now they have all got their mobile phones. Perfect. जी परफेक्ट। अब आप लोग एक कोई भी वेबसाइट खोलिए जो आप लोग रेगुलर बेसिस पे विजिट करते हैं, ठीक है? अभी हमने ये समझा कि हमें 3 सेंस यूज करने होते हैं टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। इन 3 सेंसेस के थ्रू अब आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि कौन कौन सी बैरियर्स आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे आती है, किस किस कॉन्टेक्स्ट में आती है। सिर्फ इमेज को मत देखना, सिर्फ ये मत देखना कि इमेज का डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो तो हमें पता है, पर उसके अलावा आपको डिफरेंट डिसेबिलिटीज के पर्सपेक्टिव से सोचना है, केवल अपनी डिसेबिलिटी के लिए नहीं। डिफरेंट डिसेबिलिटीज के पर्सपेक्टिव से सोचिए क्या क्या डिफिकल्टी आ सकती है। जितना टाइम लेना लीजिए, 15 मिनट 20 मिनट आराम से लीजिए, लेकिन ये अच्छे से करते हैं। A few minutes later. सो नाउ टेल मी, आप लोगों ने किस किस डिसेबिलिटीज के पर्सपेक्टिव से सोचा और कैसे सोचा? अभी हम प्रॉब्लम्स पे नहीं आ रहे हैं, अभी हम सिर्फ इस बात पे आ रहे हैं कि जो आपने असेसमेंट किया अभी, उसमें आपने किस किस डिसेबिलिटी को ध्यान रखा और किस किस के पर्सपेक्टिव से सोचा। सर मेरा नाम आरजे जेनिफर है। हाँ जी। और मैंने तो मोर ओवर वीआई के पर्सपेक्टिव से ही देखा था। ये एक्सरसाइज मैंने आप लोगों से क्यों करवाई, इसके 2 रीजंस थे। एक रीजन तो ये था कि मैं आपको ये पॉइंट कन्वे करना चाहता हूँ कि हम अक्सर हमेशा जब एक्सेसिबिलिटी के बारे में सोचते हैं या प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, तो हम केवल अपनी डिसेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, हम दूसरों की डिसेबिलिटीज को इग्नोर कर देते हैं। और हम जब इंक्लूजन की बात करते हैं, डिसेबिलिटी इंक्लूजन की बात करते हैं, और अगर एक्सक्लूजन करेंगे तो वो बिहेवियर हमारे पार्ट पे सही नहीं है, राइट और रॉन्ग? यस सर। अगर हम अपनी प्रॉब्लम को समझते हैं, अपनी डिसेबिलिटी को समझते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हमको ये भी सोचना चाहिए कि सिमिलर प्रॉब्लम्स और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, डिफरेंट डिसेबिलिटीज वालों को भी आती है, तो उनके लिए भी हमें खड़ा होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी किसी व्हीलचेयर यूजर के साथ इंटरेक्शन किया है? किया है। क्या आपने कभी किसी स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड के साथ बात करने की कोशिश की है? यस सर किया है। क्या आपने कभी किसी पर्सन विद ऑटिज्म के साथ बात करने की कोशिश की है? राइट? तो ये डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेना बहुत जरूरी है जब हम एक्सेसिबिलिटी पे काम करते हैं, राइट? जब हम अब एक्सेसिबिलिटी में होता क्या क्या है, एज अ प्रोसेस क्या होता है? क्लाइंट आता है आपके पास में, ठीक है, क्लाइंट बोलता है कि मेरा ये वेबसाइट है या मेरा ये ऐप है, आप चेक करके बता दो कि ये एक्सेसिबल है कि नहीं है। हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट को बोलते हैं कि आप ये बताइए कि इस वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस हैं जो आप हमको ऑडिट करना चाहते हैं। क्लाइंट बोल देगा पूरी वेबसाइट करनी है, लेकिन मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। पूरी वेबसाइट में मान लीजिए कोई पेज कहीं छुपा हुआ पड़ा है, मेरे को नहीं पता, तो मैं क्यों रिस्क लूं एज अ प्रोफेशनल, राइट? यस सर। आप क्लाइंट को बोलेंगे आप लिस्ट ऑफ पेजेस पूरी प्रोवाइड करिए, भले ही पूरी वेबसाइट है लेकिन आप लिस्ट ऑफ पेजेस पूरी प्रोवाइड करिए। अब वो लिस्ट ऑफ पेजेस क्या हो सकता है, या तो आपको यूआरएल्स देगा या आपको साइट मैप मिलेगा। उससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि इस वेबसाइट पे इतने पेजेस हैं जो मुझे टेस्ट करने हैं, नंबर 1, ठीक है। ऐप के कॉन्टेक्स्ट में वो नंबर ऑफ स्क्रीन्स बताते हैं, इस ऐप में इतनी स्क्रीन्स है, मान लीजिए लॉग इन, फॉरगॉट पासवर्ड, रजिस्टर, फिर होम पेज, ये तो कॉमन ही होते हैं, प्रोफाइल सेक्शन, ये तो कॉमन होते हैं। फिर उसके अलावा डिफरेंट स्क्रीन्स, डिफरेंट ऐप की डिफरेंट स्क्रीन्स होगी। अगर कोई ऑर्डर करने वाली ऐप होगी तो प्रोडक्ट पेज अलग होगा, ऑर्डरिंग पेज अलग होगा, कार्ट अलग होगा, पेमेंट पेज होगा, ऑर्डर डिलीवरी ट्रैकिंग पेज होगा, ऑर्डर डिलीवरी के बाद रेटिंग पेज होगा। सो हर टाइप के फ्लो में अलग अलग फ्लो होता है। अब आपको पहला डेटा क्लाइंट से ये मिल गया कि आपको क्या टेस्ट करना है, तो आपको अपना स्कोप पता चल गया, राइट? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वेबसाइट को या ऐप को टेस्ट करने के लिए गाइडलाइंस हैं। कौन सी गाइडलाइंस हैं?
वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, WCAG, ठीक है। ये वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने बनाया है, जो इंटरनेशनली रिकमेंडेड स्टैंडर्ड है। इंडिया में अगर हम बात करें तो 2 और गाइडलाइंस हैं जिनको हमको ध्यान रखना चाहिए। एक है गाइडलाइंस फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स, GIGW बोलते हैं, गाइडलाइंस फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स, और एक है इंडियन स्टैंडर्ड 17802, IS 17802। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करके एक हमारा एक बॉडी है जिसने ये स्टैंडर्ड निकाला हुआ है, जो पूरे ICT स्पेस को, ICT में क्या क्या आ जाता है, वेबसाइट, ऐप, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर की मदद से चलता हो या जिसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज हुई हो, जैसे कि ATM हो गया, कार्ड मशीन हो गई जिससे हम पेमेंट करते हैं, कियोस्क जो काउंटर्स होते हैं जहां पे आप जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, खाना ले सकते हैं, वो सेल्फ सर्विस काउंटर्स जो होते हैं वो हो गए आपके, डिस्प्ले जहां पे कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले लगा हुआ हो, तो ये सब आपके हार्डवेयर में आ जाते हैं। इन सब को टेस्ट करने के लिए ये स्टैंडर्ड जो IS 17802 है, इसमें गाइडलाइंस दी हुई है कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब हम आपके असाइनमेंट पे आते हैं। क्या आप में से कोई ऐसा था जिसने डिफरेंट डिसेबिलिटीज के पर्सपेक्टिव से सोच के टेस्टिंग करी? सर एक क्वेश्चन तो आया था ध्यान में जी। जैसे जो डेफ एंड म्यूट होते हैं उनके लिए तो साइन लैंग्वेज मेन होती है। हाँ। वेबसाइट्स में तो डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट में लिखा होता है या इमेजेस दिए होते हैं। हाँ। तो वो कैसे इन चीजों पे, मतलब जो डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग होते हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज होती है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन वो लोग पढ़ भी लेते हैं। अगर लिखा हुआ टेक्स्ट भी होगा तो वो पढ़ लेते हैं। ओके, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफर्ड उनकी साइन लैंग्वेज होती है, बिकॉज साइन लैंग्वेज में वो शुरू से कम्युनिकेट करते आते होते हैं तो उनको समझने में इजी रहता है। वेरी गुड, आपने एक क्वेश्चन पूछा फ्रॉम डिफरेंट डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव। अब आप में से कितनों को लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पता है? जी सर, सुना है। सुना है? यस सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज वालों के लिए? कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं समझ आएंगे सर। वेरी गुड। अनलेबल बटन। अनलेबल बटन से लर्निंग डिसेबिलिटी वालों को क्या दिक्कत आएगी? सर वो जो रीड नहीं कर पाएंगे, जो रीड नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो आइकॉन्स देख के उसको एसोसिएट कर पाएंगे, राइट? विजुअली तो उनको आइकॉन दिखेगा ना। हाँ जी। पर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हो गया, या मान लीजिए उनको, कई बार कुछ लोग होते हैं वो हर वर्ड को हाईलाइट करके पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनको पढ़ने में इजी रहता है। उनको फोकस चाहिए होता है ना, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन से, डिफरेंट पिक्चर्स से। अगर उनको बहुत लंबा टेक्स्ट उनके सामने रख दिया तो उनको रीड करने में दिक्कत होगी। और अगर हमारी वेबसाइट वो फीचर अलाउ नहीं कर रही कि हाईलाइट कर ले, या सॉफ्टवेयर को ब्लॉक कर रही है या कुछ कर रही है, तो वो इनएक्सेसिबल हो गई। यस सर। राइट। अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, और अब बियॉन्ड वेबसाइट्स एंड एप्स के बियॉन्ड सोचना, ठीक है, आप वेबसाइट्स और एप्स तक मत रिस्ट्रिक्ट करना अपने आप को। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से डिजिटल एक्सेसिबिलिटी में क्या चैलेंज आ सकता है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या होती है सबको पता है? यस राइट। हाथ ना मूव कर पाना, पैर ना मूव कर पाना, बॉडी का कोई पोर्शन ना मूव कर पाना, उनके पर्सपेक्टिव से क्या चैलेंज हो सकता है डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में? सर अगर किसी को हाथ में प्रॉब्लम है तो वो टच नहीं कर पाएगा, पैर से यूज कर लेगा। ऐसे कीबोर्ड आते हैं ना जो पैर से भी टाइप कर सकते हैं, माउस आता है जो पैर से ऑपरेट कर सकते हो। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप ये मान के चलिए कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी की डिसेबिलिटी वाला जो प्रॉब्लम है वो तो टेक्नोलॉजी सॉल्व कर देगी। उसका एग्जांपल भी देता हूँ। मान लीजिए कोई एक ऐसा इंसान है जो अपनी पूरी बॉडी मूव नहीं कर सकता, लेकिन वो फिर भी टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है अपनी आंखों के मूवमेंट की मदद से, आई गेजिंग टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है, तो चलिए वो प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दी। पर उनको एक्सेसिबिलिटी पर्सपेक्टिव से डिजिटल कॉन्टेक्स्ट में क्या दिक्कत आ सकती है? जी वेरी गुड, बोलो बेटा बोलो। टाइपिंग वगैरह नहीं कर सकते, इनपुट नहीं दे सकते। वेरी गुड। टाइपिंग नहीं कर सकते या टाइपिंग करने में उनको टाइम लगता हो। जैसे कि अब मान लीजिए इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। फोन करते हैं हम, बैंक को फोन करते हैं। आप लोगों के पास बैंक अकाउंट्स हैं? अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं ना? तो कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, वो बोलता है ना 1 दबाओ हिंदी के लिए, 2 दबाओ इंग्लिश के लिए। और कई बैंक्स में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता। अगर आप 30 सेकंड या 40 सेकंड में नहीं दबाते तो बोलता है क्षमा करें, हमें आपकी तरफ से कोई इनपुट नहीं मिला है। राइट? होता है ना? तो जिन लोगों को लोकोमोटर डिसेबिलिटी होगी
उनको हो सकता है अपनी फिंगर मूव करने में या और बॉडी पार्ट मूव करके वो इनपुट देने में प्रॉब्लम आती हो उतने कम टाइम में, राइट? पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हम सोचते हैं चीजों को क्रिएट करने के लिए या बनाते हैं, और जब हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, तो हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ता है। एक और बहुत सेंसिटिव एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। ये तो हमने बहुत सिंपल एग्जांपल्स बात करी। डे टू डे रूटीन की बात करते हैं हम लोग क्योंकि ब्लाइंड, मोस्टली यहाँ पे ब्लाइंड या लो विजन कैटेगरी के लोग बैठे हैं, तो चलिए हम अपनी डिसेबिलिटी की बात से आपको एक बहुत सेंसिटिव एग्जांपल देता हूँ। प्रेगनेंसी टेस्ट किट के जो रिजल्ट आते हैं वो कैसे आते हैं विजुअली? लाइंस आती है। जो टोटली ब्लाइंड है क्या वो उसको देख सकते हैं? नहीं सर, नहीं देख सकते। अगर आपको किसी को नहीं बताना हो, आप अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हैं, तो क्या आपके पास कोई ऑप्शन है? नहीं सर, है ना, आपको किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ेगी। तो जब वो किट किसी ने क्रिएट करा तो उसने ये क्यों नहीं सोचा कि विजुअली इम्पेयर्ड भी लोग होते हैं जिनको ये जरूरत पड़ सकती है? और ये तो आई मीन दिस इज द मोस्ट कॉमन नेसेसिटी। इसमें तो मैं कोई हाई फाई बात ही नहीं कर रहा, ये तो सबकी लाइफ में, मतलब वो लोग चाहते हैं उस जर्नी को ट्रैवल करना, सबकी लाइफ में ये फेज आता है, राइट? ये चीजें होती हैं जब हम एक्सेसिबिलिटी को अगर इग्नोर करते हैं या नहीं सोचते, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब बात करते हैं कि जब आपको समझाना हो किसी को कि ये चीज इनएक्सेसिबल है, तो आप कैसे समझाएंगे? एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं, अगर आप उस इंसान से उसकी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, तो वो आपकी बात ज्यादा जल्दी समझेगा। ठीक है? अगर मैं आप लोगों से आपके आरजे इंडस्ट्री की लैंग्वेज में बात करूं कि कंसोल में ये होता है, प्रोडक्शन में ये होता है, साउंड एडिटिंग में ये होता है, वीडियो एडिटिंग में ये होता है, आप लोग ज्यादा इजीली समझेंगे क्योंकि आप उस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। अगर मैं यहाँ आके लीगल लैंग्वेज में बात करने लग जाऊं, तो आप लोग उसको शायद उतना अच्छे से या उतना जल्दी ना समझ पाए, राइट? जब हम किसी डेवलपर के पास जाते हैं एज अ कम्युनिटी या एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, हम ये बोलते हैं, सर आपके एप्लीकेशन पे तो मेरा सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करता। वो डेवलपर क्या बोलेगा, भाई मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पूरा रात दिन लगा के पसीना खून पसीना बहा के बिजनेस के प्रेशर में आके एक एप्लीकेशन क्रिएट करी है, सबके लिए चल रही है, तुम्हारे लिए नहीं चल रही, तुम्हारे सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, राइट? यही अक्सर होता है जब हम बोलते हैं तो। यस सर, होता है। आप लोगों ने कोशिश करी हो किसी को बोलने की, तो जनरली ऐसे ही जवाब आते हैं। सर, वो कहते हैं कि हमने तो अपने हिसाब से ठीक बनाया था। हाँ, या फिर वो बोलेंगे कि हाँ हमने आपका फीडबैक नोट कर लिया है, वो फ्यूचर में इम्प्रूव करेंगे, काम करेंगे। वो फ्यूचर कब आएगा वो पता नहीं, राइट? लेकिन अगर आप उन्हें ये कहें कि ये जो बटन आपने दिया है ये लेबल्ड नहीं है, यानी कि सोर्स कोड में, बटन के सोर्स कोड में आपने लेबल नहीं प्रिस्क्राइब किया है, इसकी वजह से मुझे दिक्कत आ रही है, तो इज इट समथिंग दैट द डेवलपर विल बी एबल टू रिलेट वेरी इजीली? यस सर। यस। तो होता क्या है, जब भी आप किसी प्रॉब्लम को समझाने जाएं, आप हमेशा ये सोचिए कि सामने वाला किस पर्सपेक्टिव से उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेगा। अब आप बोलेंगे कि मुझे तो फोटो दिखती नहीं है, तो फोटो मत डालो, वो सोल्यूशन तो नहीं है ना। नहीं सर। सोल्यूशन क्या हो सकता है, फोटो के साथ में डिस्क्रिप्शन भी डालिए, ठीक है? ऑडियो डिस्क्रिप्शन समझाना है, आप किसी को कोई विजुअल चीज दिखा दीजिए, बोले अब आंखें बंद करके देखो इसको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, और वही सेम चीज आप ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ दिखा दीजिए। नेटफ्लिक्स बहुत अच्छा एग्जांपल है, राइट? तो ऐसी चीजों, ऐसे एक्सेसिबिलिटी को अगर हम समझाएंगे तो लोगों को जल्दी समझ आता है। अब बात करते हैं इसमें करियर ऑप्शंस क्या होते हैं। करियर ऑप्शंस एक तो होता है एज अ टेस्टर। टेस्टर के लिए जरूरी नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स या HTML या कोडिंग की नॉलेज बहुत ज्यादा हो, थोड़ी बहुत भी होगी या नहीं भी होगी तो भी आपका काम चल सकता है। लेकिन टेस्टर का करियर ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होता इंडस्ट्री में, क्योंकि टेस्टर कहां तक जाएगा, अल्टीमेटली उसको टेस्ट ही तो करना है। क्या डिफरेंट कर रहे हो आप? अगर आपको ग्रो करना है तो उसमें दो रोल्स हो सकते हैं, एक तो एज अ टेस्टर हो सकता है या फिर प्रोग्राम मैनेजर। यानी एक्सेसिबिलिटी अगर एज अ प्रोग्राम रन कर रहे हैं हम एक कंपनी में, तो वो आप पूरा कैसे मैनेज कर सकते हैं, वहां पे आप क्या ला सकते हैं, आप यूजर एक्सपीरियंसेस की वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जितने डिफरेंट लोगों से आप मिलेंगे, बात करेंगे, समझेंगे उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी दिक्कतों को समझेंगे, उतना आपको एक्सेसिबिलिटी की नीड्स या डिटेल्स समझ में आएंगी। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं भी एक अपने दोस्त से मिला
जो व्हीलचेयर पे था, उनके हाथ भी मजबूत नहीं थे, मतलब हाथों में भी काफी दिक्कत थी, मतलब ग्रिप नहीं कर सकते थे। वो स्ट्रॉ से पीते थे, कोई भी चीज पीते थे ना, चाय पीनी है, कुछ भी पीनी है, तो उनको लंबा कप चाहिए होता था और लंबा स्ट्रॉ चाहिए होता था ताकि वो स्ट्रॉ से पी सकें। और उनको प्लास्टिक स्ट्रॉ ही हेल्प करता था क्योंकि बाकी के स्ट्रॉ हीट जनरेट करते थे। ये चीज मैं मेरी जिंदगी में नहीं समझ सकता था अगर मैं उस इंसान से नहीं मिले होता तो, राइट? एक और एग्जाम्पल बताता हूँ जो मैंने कभी नहीं सोचा था हो सकता है लाइफ में। जोमैटो और स्विगी से मैं बात कर रहा था कि जब आप ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो आपके ऑर्डर डिलीवरी पार्टनर सबसे पहले एक चीज करते हैं, जब डिलीवरी देने जाते हैं वो बंदे को कॉल करते हैं कि सर मैं आपकी लोकेशन पे आ गया हूँ, ऑर्डर कहाँ डिलीवर करना है। अब जो स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड है उसके लिए तो कॉल कोई काम का नहीं है, राइट? यस, क्योंकि सामने वाले को ना तो साइन लैंग्वेज आती, तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि वीडियो कॉल कर लो। तो मैंने उनको कहा कि आप एक फीचर दो कि एक चैट फंक्शन, आप मतलब यूजर को चूज करने दो कि मेरे से आप कैसे कम्युनिकेट करना चाहोगे, वुड यू लाइक मी टू कॉल और वुड यू लाइक मी टू टेक्स्ट। तो आप फीचर दे दो, जो यूजर्स यूज करना चाहते हैं वो टेक्स्ट में उनको बोलेंगे कि भाई मेरे को टेक्स्ट में ही बात करना, मेरे को कॉल मत करना। तो जब आप लोकेशन पे आ जाओ मेरे को टेक्स्ट टाइप कर देना, मैं आपको डायरेक्शंस टेक्स्ट में बता दूंगा। इससे हम स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यस सर। अब इससे एक और प्रॉब्लम सॉल्व हुई जो मैंने कभी नहीं सोचा था। एक मदर ने मेरे को बताया कि उनका न्यूबॉर्न बेबी हुआ था और वो बच्चा सो रहा था और वो नहीं चाहती थी कि कोई कॉल से वो डिस्टर्ब हो, तो उन्होंने ये फीचर टर्न ऑन करके उस डिलीवरी पार्टनर से टेक्स्ट में बात करी। आप सोच सकते थे ये चीज? नहीं, राइट? गूगल मैप्स ने जब पहले ऑडियो डायरेक्शन निकाले थे ना, नेविगेशन डायरेक्शंस, वो हमें सोच के निकाले थे कि ब्लाइंड लोगों की हेल्प होगी इससे। आज की तारीख में कोई भी इंसान जो गाड़ी चलाता है या ड्राइवर के साथ भी जाता है, वो बिना गूगल मैप के बाहर निकलना नहीं सोच सकता। वो जो फीचर है वॉइस गाइडेड नेविगेशन वाला, उसके बिना ये एक्सेसिबिलिटी का बेनिफिट होता है। तो वो यूजर एक्सपीरियंस आप एज अ प्रोग्राम मैनेजर ला सकते हो। ठीक है, ये हो गई टेस्टर और प्रोग्राम मैनेजर की बात। अब सेकंड रोल आता है जो बड़ा रोल होता है, वो होता है डेवलपर का रोल, जहां पे आपको कोडिंग आती है, जहां पे आप डेवलपमेंट समझते हैं और आप डेवलप कर सकते हैं। वहां ना केवल आप एक्सेसिबिलिटी को सॉल्व कर सकते हैं, आप डेवलपमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं। तो वहां पे आप इंजीनियरिंग टीम में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग टीम के हेड बन सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी हेड बन सकते हैं, बहुत सारे स्कोप है, वो भी एक रोल होता है। तीसरा रोल होता है कंसल्टेंट्स का, जैसे कि हमने एक्सेसिबिलिटी ऑडिट सीखी, अब हम लोगों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, सलाह प्रोवाइड करते हैं, ऑडिट करके देते हैं, ये बता देते हैं कि आपकी वेबसाइट या ऐप में ये खराब है, इसको आप ऐसे ऐसे ठीक कर सकते हैं। अब ठीक करवाना है हमसे तो आप हमारी एक्स्ट्रा सर्विसेज ले लीजिए, नहीं करवाना है तो ठीक आप कर दीजिए, हम रिव्यू करके वापस ऑडिट करके आपको बता देंगे कि ये ठीक है कि नहीं। ठीक है, अब तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक सवाल है। जी। मेरा नाम आरजे लक्ष्मी। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने बताया करियर ग्रोथ के बारे में, तो मैं ये जानना चाहती हूँ सर, क्या कोई इंस्टीट्यूट हैं जो इन सब की ट्रेनिंग हमें देते होंगे? क्या क्वालिफिकेशन हमें चाहिए? बिल्कुल बताता हूँ मैं आपको। एक्सेसिबिलिटी इंडस्ट्री के लिए सच कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स अभी तक कहीं सेट नहीं हुई है। अगर आप ठीक ठाक से इंग्लिश और हिंदी समझ सकते हैं तो एक्सेसिबिलिटी सीखना मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी टिपिकली जो इंडस्ट्रीज में हायर करते हैं वो एटलीस्ट प्रेफर्ड करते हैं कि ग्रेजुएशन हो जिसको हायर कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अब ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो मोस्टली तो ऑनलाइन पोर्टल्स या सेल्फ लर्निंग बेस्ड कोर्सेज हैं। एक जो बहुत अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो मैं रेकमेंड करूंगा आप सबको, DEQUuniversity.com, DEQUE university.com, DEQUE university.com। ठीक है, इस पे आप एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी फ्री स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा इनके करिकुलम का। उसमें पूरे कोर्सेज दिए हुए हैं, डॉक्यूमेंट कैसे एक्सेसिबल बनाया जाता है, वेबसाइट कैसे एक्सेसिबल बनाई जाती है, एप्लीकेशंस कैसे एक्सेसिबल बनाई जाती हैं। काफी अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं और काफी अच्छे से समझा रखा है इजी लैंग्वेज। अब बात करते हैं कि इंडस्ट्री में अगर आपको जॉब लेनी है या आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए क्या सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है। तो 2 सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल्स, IAAP,
ठीक है, IAAP, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल्स, ये 2 कोर्स कराते हैं। एक तो कराते हैं सर्टिफाइड प्रोफेशनल इन एक्सेसिबिलिटी कोर कॉम्पिटेंसी, CPACC, सर्टिफाइड प्रोफेशनल इन एक्सेसिबिलिटी कोर कॉम्पिटेंसी। ये केवल फंक्शनल रिक्वायरमेंट समझाता है कि इस टाइप की डिसेबिलिटी है, उसको ये एक्सेसिबिलिटी नीड होगी और उसके लिए ये टेक्नोलॉजी लगेगी या ये सोल्यूशन लगेगा। तो ये फंक्शनल कोर्स है। दूसरा कोर्स होता है WAS, वेब एक्सेसिबिलिटी स्पेशलिस्ट। ये कोर्स होता है टेक्निकल, जो आपको बताएगा कि अगर कोई इनएक्सेसिबल कंटेंट है तो उसको एक्सेसिबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये 2 एग्जाम, सॉरी मैंने कोर्स बोल दिया, ये 2 एग्जाम्स कंडक्ट कराती हैं। इन 2 एग्जाम्स को अगर आप क्लियर कर लेते हैं, मतलब हर एग्जाम पे आपको एक सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा। अगर आपने पहला वाला CPACC क्लियर करा तो आपको CPACC का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, और WAS क्लियर किया तो आपको WAS का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों को क्लियर कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं सर्टिफाइड प्रोफेशनल इन वेब एक्सेसिबिलिटी, CPWA। एक ये एग्जाम है जो आप दे सकते हैं, ये चार्जेबल एग्जाम है। इसकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट अब तो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक $150 या $190 पर एग्जाम होगी। $200 मान लीजिए आप मोटा मोटा, तो अप्रोक्सीमेटली वही 20,000 रुपये पर एग्जाम मान के चलिए आप, रफ रेंज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। दूसरा एग्जाम जो आप दे सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का US गवर्नमेंट का एक एग्जाम होता है ट्रस्टेड टेस्टर के नाम से। ट्रस्टेड टेस्टर, ये डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है US में जो कंडक्ट करता है। तो अगर आप सेक्शन 508 ट्रस्टेड टेस्टर लिखेंगे तो आपको उसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां पे आप इनरोल कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम है, काफी टफ एग्जाम है, और मतलब किसी को अगर एक्सेसिबिलिटी दिल से सीखनी हो ना, मतलब केवल नाम के लिए नहीं, मतलब कि हाँ ठीक है मुझे मोटा मोटा पता है, वो नहीं। अगर आपको दिल से सीखना है तो इस एग्जाम के लिए एफर्ट करिए, बहुत मेहनत लगती है इस एग्जाम को करने में। मैं खुद अभी तक एफर्ट कर रहा हूँ, मैंने एक बार ट्राई किया था, मैं खुद अनसक्सेसफुल हो गया था इसके अंदर। मैं अभी भी लगा हुआ हूँ इस एग्जाम के पीछे, मेरे को क्लियर करना है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम है जो आपको एक्सेसिबिलिटी, इसमें करिकुलम भी है, ये आपको सिखाएगा भी पहले, और फिर एक एग्जाम भी आपको देना होगा, फाइनल एग्जाम, जिसके बेसिस पे आप US में सर्टिफाइड बन जाते हैं एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड कंसल्टेंसी देने के लिए। ये मोटा मोटा आपके पास करियर ऑप्शंस और सर्टिफिकेशन ऑप्शंस है। अब आप कुछ और पूछना चाहेंगे? सर मेरा एक और सवाल है आपसे। जी। RJ लक्ष्मी है सर। जैसा कि आपने बताया कि कौन कौन से एग्जाम्स को हम क्लियर कर सकते हैं, तो सर जब जॉब अपॉर्चुनिटीज हमको मिलेंगी, ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही होती हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी हम काम कर सकते हैं, और क्या चैलेंजेस आएंगे हमें? देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको दोनों में मिलेगी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में भी मिलेगी। गवर्नमेंट में मैं कहूंगा अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सेसिबिलिटी डोमेन में बहुत कम है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी ऑफिसर की एज सच पोस्ट कहीं भी क्रिएट नहीं हुई है गवर्नमेंट में। प्राइवेट में आपको इसलिए अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, 2 तरीके की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। एक तो आपको जो ऑलरेडी कंपनीज और फर्म्स हैं जो एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो टैलेंट को हायर करना चाहती हैं, एक तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी होगी। दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके पास होंगी जो बड़ी कंपनियां हैं जिनका एक्सेसिबिलिटी वन ऑफ द एक फंक्शंस है, जैसे गूगल है फॉर एग्जांपल, उस टाइप की कंपनीज में भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और तीसरा आपको मिल सकता है फ्रीलांसिंग का वर्क, यानी कि आप किसी एक कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे, आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को फ्रीलांसिंग करके आप उनको सर्विसेज दे रहे हैं एक्सेसिबिलिटी की, तो वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। जी थैंक यू सर। और चैलेंजेस आपने पूछा। हाँ जी। चैलेंजेस देखिए डिपेंड ये करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। चैलेंजेस कुछ हो सकते हैं आपकी टेक्निकल स्किल्स को लेके, कि आपको अगर पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे काम करना नहीं आता, मान लीजिए आपको एंगुलर JS करके एक फ्रेमवर्क होता है, उस पर अगर आपको काम करना नहीं आता तो वो आपकी खुद की लर्निंग चैलेंज है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। कई बार ये होता है चैलेंजेस की कंप्लीट एक्सेसिबिलिटी ऑडिट, बीइंग अ टोटली ब्लाइंड पर्सन आप इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते, आपको कुछ जगह हेल्प लेनी पड़ेगी, जैसे फॉन्ट साइज कैसी है, कलर कॉन्ट्रास्ट सही है कि नहीं है, उस टाइप की चीजें। मतलब बेसिक रेशियो आप चेक कर लेंगे, पास हो रहा है फेल हो रहा है, लेकिन वो कलर कॉम्बिनेशन एक्चुअली आईज को अपीलिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा, डिजाइन करेक्ट है कि नहीं है, उस टाइप की चीजों के लिए आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी। स्क्रीन ओरिएंटेशन कहीं रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहा, या कीबोर्ड फोकस कर्सर, जब हम कीबोर्ड कर्सर मूव करते हैं तो वो फोकस इंडिकेटर एक आता है, लाइन सी आती है, वो प्रॉपर्ली मूव कर रही है कि नहीं कर रही, वो सारी चीजें आपको टेस्ट करने के लिए हेल्प लेनी पड़ेगी। सर मेरा नाम RJ अमित है। सर मेरा एक प्रश्न था
जब भी हम सर किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, मान लीजिए सर हम किसी भी कोई भी फॉर्म भर रहे हैं सर, तो हमें एक दिक्कत आती है सर। क्या दिक्कत आती है? दिक्कत यह आती है कि सर हम अपनी डिटेल डालते हैं और बीच में हमें या फोन कॉल्स आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। मोबाइल फोन की बात कर रहा हूँ सर, मोबाइल फोन से हम लोग भरते हैं फॉर्म को। तो उसमें फिर वो जो है होम पेज पे चला जाता है। ये गूगल क्रोम में मैं कई बार अपनी डिटेल भरता हूँ, तो उसमें वो मतलब जो है होम पेज पे आ जाता है, बैक आ जाता है सर, वो डिटेल हमें मिलती नहीं है सर। देखिए, ये प्रॉब्लम अगर है तो पहली चीज तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जब आप कोई फॉर्म भर रहे हो तो एडवाइजेबल तो ये होगा कि या तो आप एरोप्लेन मोड ऑन करके या डू नॉट डिस्टर्ब ऑन करके आप फॉर्म भरें, ताकि आपको कोई कॉल और मैसेज डिस्टर्ब ना करें। और जनरली ऐसा नहीं होता कि फोकस इधर उधर चला जाए, पेज चला जाए, अनलेस वो पेज सेशन बेस्ड हो। मान लीजिए बैंक का पेज है तो वो हो सकता है वहां पे टाइमिंग दिया होता है कि 15 मिनट में अगर आपने ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं करा तो वो टाइम आउट हो जाएगा, वो अलग सिनेरियो होता है। सर जी सर, यहाँ पर एक बात करना चाहूंगा सर। जी सर, जब हम ये अपना एरोप्लेन मोड या फ्लाइट मोड जब हम ऑन करेंगे उस समय तो सर हमारा नेट चला जाएगा ना सर? वाईफाई तो चलेगा ना सर आपका? अच्छा, ओके सर, ओके। और नहीं तो आप सिम कार्ड को ऑफ कर दीजिए, मतलब उस लाइन को, जैसे आज एटलीस्ट आईफोन में तो वो ऑप्शन होता है कि आप ऑपरेटर के उसमें जाके उस पर्टिकुलर लाइन को ऑफ कर सकते हैं। जी जी सर, पहले उसमें ये दिक्कत नहीं आती थी। पहले हम लोग जब भरते थे फॉर्म तो मतलब उसी पेज पे रहता था वो, लेकिन अब ऐसा नहीं होता सर। तो हो सकता है कुछ वेबसाइट्स ने अपना कुछ चेंज किया हो, जिसके अंदर उन्होंने सेशन वेशन कुछ इंक्लूड कर दिया हो या कुछ ऐसा हो गया हो, वो हो सकता है। जी सर, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन मेरा है जी, आज लक्ष्य बात कर रहा हूँ सर। मैं जब कोई फॉर्म भरता हूँ तो मुझे कैप्चा कोड रीड करने में दिक्कत आती है सर। सबको आती है। अब मैं आपसे पूछूंगा इसका सोल्यूशन क्या है? जी बताओ। सॉल्यूशन सर, मैं लो विजन पर्सन हूँ सर, तो थोड़ा बहुत मैं देख लेता हूँ, लेकिन मैं जीरो और ओ में डिफरेंस नहीं कर पाता हूँ। जीरो और ओ में तो साइटेड लोग भी परेशान होते हैं, पर मैं आपसे ये सवाल इसलिए नहीं पूछ रहा कि आप देख के कर लें सॉल्व। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब अगर आप एज एन एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल सोचें तो आप इसका क्या सोल्यूशन देंगे? मैं आरजे बात कर रहा हूँ, तो मेरा सजेशन तो सिर्फ एक ही है सर, कि ऑडियो कैप्चर होना चाहिए हर उसमें। ऑडियो कैप्चर होना चाहिए? पक्का? यस सर। पक्का? कोई और सोल्यूशन नहीं? सर, विजुअल इम्पेयर्ड के लिए तो ऑडियो कैप्चर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप को नहीं दिख रहा है तो सिर्फ ऑडियो कैप्चर। ठीक है, वो नहीं सकते। टेक्स्ट में कैप्चर भी आ सकता है? यस, आ सकता है। ओटीपी आ सकता है? बहुत बढ़िया। ओटीपी, यही चीज मैं चाहता हूँ। मैं देखिए, मैं स्पीच देके चला जाऊंगा 2 घंटे, मैं नहीं सर, देके चला जाऊंगा, उससे पर्पस सॉल्व नहीं होगा। मांगेंगे तो हम अपना ओटीपी क्यों ही देंगे उनको? जी अच्छा, ये सर आप किस मतलब उनका जो ओटीपी आएगा, या आप पर्सनल ओटीपी की बात कर रहे हैं? नहीं सर बोल रहे हैं जब आप फॉर्म भर रहे हैं बेटा, हाँ जी। या जो भी कैप्चा आता है उसकी जगह पर आपके फोन पर एक ओटीपी आ जाए, ठीक है? वो ओटीपी, वो तो उसी कैप्चा के लिए ओटीपी आएगा, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि आजकल काफी फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो होते हैं। क्योंकि मैम मेरे साथ एक हुआ था, ओटीपी को लेकर एक स्कैम हुआ था और पूरे 20,000 रुपए मेरे चले गए थे। बिल्कुल, मैं वही चीज कहना चाह रहा था। जब भी आप कभी भी मैसेज से ओटीपी कहीं डालने जाएं, हमेशा ये चेक करना कि उस मैसेज में उस ओटीपी का पर्पस लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ है, आप बेटर उस ट्रांजैक्शन को अवॉइड कर दीजिए। अगर उसमें लिखा हुआ है ओटीपी फॉर XXX अमाउंट 20,000 विल बी डेबिटेड, तब आप उस ट्रांजैक्शन को करिए। मैं यही चीज कहना चाहूंगा आप सबको। ऑनेस्टली ये 2 घंटे की ट्रेनिंग से मैं आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिबिलिटी नहीं सिखा सकता, लेकिन मैं एक माइंडसेट आपका शिफ्ट करना चाहता हूँ, रादर देन थिंकिंग ऑफ ओनली आवर प्रॉब्लम्स। क्योंकि जब आप इस इंडस्ट्री में आएंगे एज एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल, आप केवल अपने लिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपके सामने एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, 1.3% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड विच इज पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, एंड ऐसी डिसेबिलिटीज होंगी जो हमने सोची भी नहीं होंगी। तो हमें जो सोल्यूशन सोचना है, जो माइंडसेट रखना है, वो हमारा ब्रॉड होना चाहिए, अडेप्टेबल होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए,
ताकि हम डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव से अच्छे सोल्यूशन सोच सकें जो यूनिवर्सल हो और सबके लिए काम करें। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं? मैम मेरे हाँ बोलो आरती। सर मेरा नाम आरजे रितु है और मेरा क्वेश्चन ऐसा है सर कि जब भी हम कोई वेबसाइट लैपटॉप पे ओपन करते हैं तो वो हो जाती है ठीक तरीके से ओपन, पर अगर हम उसको फोन पे चलाने जाएंगे तो वो इतने अच्छी तरह से नहीं चल पाती। इसका कारण ये होता है क्योंकि जब वेबसाइट्स मोबाइल के लिए बनाते हैं तो वो बेसिकली आपका डिफरेंट डिजाइन में बनता है, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन जो होता है वो डिफरेंट होता है। जो स्क्रीन साइज होता है लैपटॉप का वर्सेस मोबाइल का वो डिफरेंट होता है। तो जो डिजाइनर होता है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरी डिजाइन उतनी ही रिस्पॉन्सिव मोबाइल पे भी होनी चाहिए जितनी लैपटॉप पे है। सर यहाँ पर मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहूंगा जी, आप मेरे रोल मॉडल बन गए हो। अरे सर, इतने सफल वक्ता आप हैं सर, आपका सुन के बहुत मजा आया। और ये ज्ञान का भंडार जो आपने हमें दिया, ये शायद हम जीवन भर ना भूल पाए इस चीज को। और उम्मीद करता हूं कि मेरे जितने भी सुनने वाले साथी गण हैं, हमारे जितने भी आरजेस हैं, सभी को एक मौका जो मिला है सीखने का, इससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। सर अंत में आपका धन्यवाद शब्द करना एक बहुत छोटा सा शब्द होगा, पर फिर भी औपचारिकता के नाते सर आपका एक कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा मुझे। और सर एंड में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सर हम लोगों के लिए कुछ आर्टिस्ट के लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स आप कहना चाहें हम लोगों के लिए। आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री में, टू बी ऑनेस्ट। रेडियो काफी इवॉल्व हुआ है पिछले कुछ टाइम में। मुझे याद है हम पहले बचपन में क्रिकेट रेडियो पे सुना करते थे, वर्ल्ड कप वगैरह रेडियो पे एंजॉय करा करते थे। वहां से अब जमाना एफएम का आ गया, अब आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे बात करने लगे हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये इंडस्ट्री आज भी आम जनता से जुड़ी हुई है जी। तो जो मैसेजिंग आप लोग जनता तक पहुंचा सकते हैं उसकी बहुत पावर है। इसलिए आप लोगों का सेल्फ अवेयर होना कि हमें किस टाइप की डिसेबिलिटी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, किस टाइप की मैसेजिंग हमें देनी चाहिए, किस टाइप की लैंग्वेज हमें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे स्टीरियोटाइप्स होते हैं डिसेबिलिटी को लेके, उन्हें हमें कैसे अवॉइड करना चाहिए। और हमें दूसरी बात ये कि हम ना सिर्फ डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव से बोलें, हम एक ऐसे पर्सपेक्टिव से भी बोले जो आम जनता से भी जुड़ता हो जी। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को एक आम इंसान से नहीं जोड़ पाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सिर्फ आपकी रहेगी। और जब आप अपनी प्रॉब्लम को आम इंसान से जोड़ देंगे तो वो प्रॉब्लम सबकी बन जाती है, उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। जी सर। तो ये पर्सपेक्टिव और ये माइंडसेट रख के अगर आप सब आगे बढ़ेंगे तो आप लोग, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है और आप लोग बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लेके आएंगे वो बदलाव। जी सर, शुक्रिया सर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सो मच सर। एक छोटी सी बात और बस चलते चलते, आपका थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड कैसे, कहाँ से क्या शुरू हुआ और कैसे आप आज एक्सेसिबिलिटी एक्सपर्ट तक पहुंचे? बिल्कुल मैम, मैं जोधपुर में पला बड़ा, मैं राजस्थान में पला बड़ा। जोधपुर ब्लाइंड स्कूल से मैंने अपनी एजुकेशन ली थी। हिंदी मीडियम में पढ़ा था मैं 12th तक। और मैं जब 9th या 10th में था, मैं एक्चुअली दो इंसिडेंट्स बताता हूँ, उससे आपको थोड़ा बेटर क्लैरिटी आएगी। मैं बहुत छोटा था, 3 या 4 साल का था, तब मैं स्केटिंग करना चाहता था। मेरे भैया बहुत स्केटिंग अच्छे करते थे, चैंपियन थे डिस्ट्रिक्ट लेवल के। तो मेरे को भी करने का चस्का चढ़ा था कि मैं ये भी करूंगा। तो मेरे पेरेंट्स बहुत डरते थे कि गिर जाएगा स्केट्स पे से, तो स्केट्स हमेशा छुपा के रखते थे। तो मैंने उस टाइम पे एक दिन मेरे को स्केट्स मिल गई, भैया भी नहीं थे, पापा मम्मी सो रहे थे, दिन का टाइम था। तो मैंने स्केट्स निकाल के चलाना चालू किया। पहले दीवार के सारे पकड़ के चालू किया और फिर बाद में दीवार छोड़ के आधे घंटे बाद में खुद से चलाने लग गया। और फिर मैंने पापा को रूम में से जाके बुला के लाया, तो पापा एकदम से घबरा के आए, बोले स्केटिंग उतार। मैंने कहा पहले आप ये देखो तो सही, मैं चला के बताता हूँ। तो मैंने चला के बताया तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर ये कोई चीज ठान लेता है तो ये कर लेगा। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपनी 5th क्लास में, मेरे को साइंस और मैथ्स से सख्त नफरत थी, मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है लाइफ की। मैंने 5th में अपने पापा को जाके कहा कि पापा ये मेरे से साइंस वाइंस नहीं पढ़ी जाती या मैथ्स नहीं पढ़ी जाती, स्पेशली मैथ्स। साइंस तो मेरे को फिर भी इंटरेस्टिंग लगती थी 9th तक, बट मैथ्स तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आती थी। तो मैंने ये कहा कि मेरे को ये पढ़ना नहीं आता, मेरे को ट्यूशन लगवा दो, क्योंकि सारे मेरे बच्चे स्कूल के और भी ट्यूशन जाते हैं। मेरे पापा ने मेरे को लाइफ में शायद पहली और आखिरी बार थप्पड़ मारा
और ये बोला कि तू अगर खुद नहीं पढ़ सकता तो तू भीख मांग सकता है, तू और कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, तो या तो खुद पढ़ ले या भीख मांगने की तैयारी कर ले, कटोरा मैं तेरे को अच्छा दिलवा दूंगा। उस दिन मेरे को इतना गुस्सा आया, मैं छोटा सा ही था, मुझे ये तो समझ नहीं आया कि इन्होंने ये जो किया क्यों किया, क्या किया, बस मेरे को ये लग गया कि इन्होंने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया कि भीख मांग ले। मैंने 3 दिन के अंदर अंदर सारी किताबें उनके सामने ले जाके रख दी कि अब आपको जहां से जो पूछना है पूछ लो। वो दिन और आज का दिन है, मेरे को कभी पढ़ाई के लिए कभी मेरे माँ बाप ने मेरे को कभी नहीं बोला कि तुम क्या 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 कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जब हम ब्लाइंड स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारा सर्कल रिस्ट्रिक्टेड होता है। आप या तो ब्लाइंड स्कूल में जाएंगे या आप अपनी फैमिलीज के साथ जाएंगे, तो आपको आम लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिलता। तो 9th-10th में जब मैं आया तो मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ। हर इंसान या तो टीचर बनता है या म्यूजिशियन बनता है, मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं कुछ और डिफरेंट करना चाहता हूँ। तो मेरे पापा ने एक ही चीज कही कि तू अगर 1 कदम आगे चलेगा तो हम 10 कदम आगे चलेंगे, तो तेरे को जो करना है तू कर, अपना करियर अपने आप अपने बलबूते पे बना। तो वहां से मैंने फिर डिफरेंट ऑप्शंस देखे, होटल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और काफी सारी चीजें देखी। फाइनली मैंने लॉ डिसाइड किया ये सोच के कि लॉ में मैं खुद की भी हेल्प कर पाऊंगा और कम्युनिटी की भी हेल्प कर पाऊंगा और मैं लॉयर भी बन पाऊंगा। अब क्या हुआ कि मेरा जब जॉब लगा तो मैं इनकम टैक्स भरने का टाइम आया और मैं देश का जो हाईएस्ट स्लैब होता है 30% इनकम टैक्स का उस टाइम हुआ करता था, उतना टैक्स मेरे को भरना पड़ता था, मतलब अपनी इनकम का, लेकिन मैं भर नहीं पा रहा था क्योंकि यूटिलिटीज एक्सेसिबल नहीं थी। तो मैं जब भी किसी को लिखता था एक्सेसिबिलिटी को लेकर के एज अ लॉ स्टूडेंट भी, तो सब मेरे को बिजनेस वाले मेरे को सुन लेते थे क्योंकि मैं लॉ स्टूडेंट हूँ या लॉयर हूँ, उस प्रोफाइल से आ रहा हूँ। डेवलपर मेरे को घुमा देते थे कि ये हो नहीं सकता, इसमें तो बहुत एफर्ट लगेगा, बहुत लंबा काम है, तो वो आइडिया ड्रॉप हो जाता था। उस बार भी वैसा ही हुआ, मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिखा, उन्होंने कहा ये, हमने वेंडर से बात करी और वेंडर ने बोला अभी हो नहीं सकता। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा ये ऐसे क्यों करते हैं हर बार, ये सीखते हैं, ये क्या होता क्या है, ये एक्सेसिबल बनाने के लिए करना क्या पड़ता है। तो मैंने वो इनकम टैक्स यूटिलिटी को लेके एक्सेसिबल बनाया, प्रोटोटाइप एक डेमो बनाया, फिर मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाया कि ये ऐसे होता है, अब आप अपने वेंडर को बोलो कि इसको एक्सेसिबल बनाए। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और फिर मैंने एक्सेसिबिलिटी के सर्टिफिकेशंस किए और अब मैं लोगों को, कंपनीज को, सबको कंसल्टेंसी देता हूँ एक्सेसिबिलिटी को लेके। तो इस बात पे एक बार जोरदार तालियां तो बनती है। वंडरफुल, बहुत मजा आया ये पूरा सुन के, और मुझे उम्मीद है कि आपकी इस जर्नी से यहाँ जो मेरे साथ अभी बडिंग आर्टिस्ट है, अभी लगभग 1-1.5 महीना हुआ है इन्हें यहाँ आए हुए, तो ये लोग भी बहुत कुछ लर्निंग करेंगे ही इससे। बिल्कुल बिल्कुल। बस मैं यही कहूंगी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। थैंक यू।